हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो मध्य प्रदेश के जो शिल्प कलाएँ थी, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कहाँ कहाँ पे मेले लगते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आता है। हर बार पीएससी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। एक मेले से पूछता है, एक पर्व से पूछता है जो हमने कल पढ़ा था, और एक आपका शिल्प कला से भी पूछता है। जैसे अभी हाल ही में जो भी 2021 का जो भी पेपर हुआ है 19 जून को, उसमें भी एक शिल्प कला का एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी के द्वारा। तो पीएससी हर बार एक ना एक क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है हमारे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके आप चेक करिए, देखिए। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन। पर्यटन का टॉपिक वैसे अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक और जो भी आपके स्थल होते हैं, जो किले होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं, रमणीक स्थल होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। समाधियाँ, मकबरे, किले, महल, सब कुछ इसमें आता है, पर्यटन में आपका आता है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यटन। मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ रहे हैं हम। तो पर्यटन में क्या है कि मध्य प्रदेश का भारत का हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश पर्यटन के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है। इसमें जो हमारा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के से पूरा घिरा हुआ हमारा जो प्रदेश है, एक अनूठा प्रदेश है। हमारे प्रदेश को सांची और भीमबेटका और खजुराहो जैसी जो स्थल है हमारे मध्य प्रदेश में, उन्हें विश्व में क्या हिरासत मिली हुई है, हिरासत प्राप्त है। तो इस तरह से हमारा जो मध्य प्रदेश है पर्यटन के मामले में पिछले एक दशक से ही हमारा जो सरकार है उसने ध्यान देना चालू किया है पर्यटन के क्षेत्र में, जिसके परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। तो हम चालू करते हैं पर्यटन। पर्यटन में हम पढ़ेंगे, इसको मैंने, आपको पता है मैं प्री के हिसाब से अभी इस समय पूरी क्लासेस ले रही हूँ। तो कल भी हमने जो क्लासेस ली थी, परसों भी जो हमने क्लासेस देखी थी, पूरा चार्ट के हिसाब से या फिर डायग्राम बना के, जो ट्री डायग्राम होता है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। जिससे कि आप भी एक शॉर्ट नोट बनाइए। मैं हर क्लास में बोलती हूँ एक शॉर्ट नोट आप ज़रूर बनाइए। शॉर्ट नोट से क्या होगा, ऐसे जैसे मैं ट्री डायग्राम या फिर एक मैप बना के उसको अंदर पॉइंट कर लिया ना, इससे फटाफट एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो जल्दी जल्दी आप एक एक पेज पलटाते जाएंगे और आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। काफ़ी कुछ पढ़ने में, देखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं पर्यटन। पर्यटन हम किस संदर्भ में पढ़ेंगे, जैसा डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। पर्यटन में यहाँ पे हम देखते हैं आपका सबसे पहले हम स्थल की बात करते हैं कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में स्थल हैं, प्रमुख स्थल की बात करते हैं हम। फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो जो दुर्ग है, तो है हमारे दुर्ग का अर्थात होता है किले। जो भी किले हैं हमारे वो देखेंगे हम। किले के बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमारे जो महल हैं वो देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख महल हैं उनको देखेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, महल के बाद हम यहाँ पे आएंगे जो भी हमारी प्राचीन गुफाएं होती हैं उनको देखेंगे। अब पर्यटन में तो सब कुछ आता है ना, गुफा, महल, स्थल, दुर्ग, किले, सब कुछ आता है। तो जो प्राचीन गुफाएं हैं वो देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारा आता है, एक आपका स्थल हो गया, आपका दुर्ग, किले हो गए, महल हो गए, प्राचीन गुफाएं हो गई, और समाधि या मकबरे, ठीक है। समाधि या मकबरे हम देखेंगे, ठीक। तो स्थल की बात करते हैं। स्थल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्थल भी हमारा आएगा 3 पार्ट में। एक होगा आपका ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। एक होगा आपका धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल।
एक होगा आपका दर्शनीय स्थल, अर्थात जो देखने लायक स्थल होते हैं वो होगा दर्शनीय स्थल। ठीक, फिर दुर्ग किले की, तो ऐतिहासिक स्थल, पहले हम स्थल पढ़ रहे हैं तो ये स्थल, ऐतिहासिक स्थल में कौन कौन से हमारे आ जाएंगे? ऐतिहासिक स्थल में आ जाएगा आपका जो हमारे ये सांची, खजुराहो, भीमबेटका, है ना, और विदिशा, ओरछा, ये सब हमारे इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं, इतिहास से रिलेटेड स्थल हैं, तो ये सारे स्थल इसमें आ जाएंगे। धार्मिक स्थल कौन कौन से होंगे आपके? धार्मिक स्थल होगा आपका ओंकारेश्वर हो गया, उज्जैन हो गया, और इसके अलावा आपका हो गया अमरकंटक हो गया। अमरकंटक के बाद आपका हो गया ये इंदौर में जो बड़वानी है, बड़वानी हो गया, बामन गजा हो गया, ये सारे स्थल हमारे धार्मिक में आ जाएंगे। दर्शनीय स्थल में आ जाएंगे आपका भोपाल हो गया, उदयपुर हो गया, और भेड़ा घाट हो गया, जबलपुर के पास जो भेड़ा घाट है, पचमढ़ी हो गया, ये सारे आपके आ जाएंगे दर्शनीय में। तो अभी हम सबको पढ़ते हैं, सबको देखते हैं। दुर्ग किले में आपके आ जाएंगे, सबसे आपको पता है ग्वालियर का किला सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी बोला जाता है, तो हो गया हमारा ग्वालियर का किला हो गया, नरवर किला हो गया, रायसेन का किला हो गया, दतिया का किला हो गया, ओरछा का किला हो गया, गिन्नौरगढ़ का, बहुत सारे किले हैं वो आ जाएंगे। महल में हम पढ़ते हैं, महल में भी बहुत सारे महल हैं, गुजरी महल, मान महल, और बहुत सारे महल है वो हम पढ़ेंगे। समाधि, मकबरे में तानसेन की समाधि हो गई आपकी, और हो गई लक्ष्मीबाई की समाधि, लक्ष्मीबाई की जो दासी, जो सहायिका थी, उनकी समाधि सब कहाँ पे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। प्राचीन गुफाओं में हम पढ़ेंगे मारा की गुफा, उदयगिरी की गुफा, भ्रतहरि की गुफा, शंकराचार्य की गुफा, आदमगढ़ की गुफा, तो ये सारी हमारी गुफाएं हो जाएंगी। हम सब कुछ अभी पढ़ते हैं, लेकिन क्लास में भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अगर ये क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो हम सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्लास में देखेंगे। सब कुछ आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, बस ऐसे पढ़ना है कि याद हो जाए आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक स्थल से। ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन में ऐतिहासिक स्थल से चालू करते हैं। इसमें नीचे मेरे बोर्ड में आ नहीं रहा है, तो जब आप कॉपी में ट्री डायग्राम बनाइएगा ना, तो आप ऐसे बनाइएगा कि जो अभी मैं ऐतिहासिक स्थल बताऊंगी वो इसके नीचे लिखते जाइएगा, है ना। ऐतिहासिक स्थल आ जाएंगे आपके, जैसे क्या बताया अभी मैंने, भीमबेटका, सांची, ओरछा, खजुराहो, ये सारे हो गए, मांडू, ये सारे आपके, विदिशा, ये सारे हो गए आपके ऐतिहासिक स्थल। तो इसके नीचे लिखिएगा, जो धार्मिक स्थल बताएंगे इसके नीचे लिखिएगा, दर्शनीय स्थल इसके नीचे, ऐसे कर करके आप एक पूरा डायग्राम बना लीजिएगा। और अब जो हम ऐतिहासिक स्थल पढ़ेंगे तो मैं डायग्राम के तौर पे बताऊंगी, एमपी का मैप बना के उसमें हम पॉइंट करके बताएंगे। तो आगे बढ़ बढ़ के ऐसे मैप बना के आप भी और उसमें बनाइएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ऐतिहासिक स्थल की। ऐतिहासिक स्थल में हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सांची की। सांची की बात कर रहे हैं। सांची मैप में कहाँ पे है बताइए जल्दी से। ये आपको भोपू याद है, राजा जी का भोपू था, कहाँ पे था, ये था भोपू, ये भोपू था, ठीक है। और भोपू से लगा हुआ यहाँ पे क्या था आपका, रायसेन, और यहाँ पे ऊपर था आपका विदिशा, ठीक। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि भोपू क्या है, ये भोपाल है। और अगर आपने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी है, जब से फर्स्ट क्लास थी मेरी, जिसमें मैंने एमपी का मैप पूरा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक एक चीज़ मैप के माध्यम, मैप से मैंने निमोनिक टेक्निक के माध्यम से एक एक जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे, पूरे ज़िले याद करवाए थे आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाके उसे चेक करिए। क्योंकि एमपी का मैप अगर आपने नहीं देखा, आपको याद नहीं है, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको मेंस में, प्री में, हर चीज़ में मैप याद करना, मैप याद होना एमपी का बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं सांची।
तो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन ज़िले में आपका है सांची, जिसे बौद्ध नगरी या बुद्धों की नगरी बोला जाता है, बौद्ध नगरी बोला जाता है सांची को। सांची के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि हमारे प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो सांची जो है, सांची के जो स्तूप हैं उनकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी जनरल टेलर ने की थी। और पढ़ा किसने था? ये जो बौद्ध स्तूप हैं उन अशोक के जो बौद्ध, यहाँ पे सांची में अशोक के पूरे बौद्ध स्तूप हैं जिनका प्रमाण आज भी वहाँ पे मिलता है। इनको पढ़ा था टिफिन थ्रेलर ने और खोज की थी आपकी 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। कब किया है? 1989 में। जब मैंने एमपी हिस्ट्री पढ़ाई है तो उसमें मैंने जो हमारा प्रागैतिहासिक काल बताया है उसमें मैंने सांची के बारे में हर कुछ बताया, चीज़ें बताई हुई हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया सांची को। सांची को पूर्व नाम था आपका काकड़ायबाद। काकड़ायबाद के नाम से सांची को जाना जाता था। सांची में कुछ देखने योग्य स्थल है। वैसे सांची का निर्माण, सांची में जो स्तूप है उनका निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची में 3 स्तूप हैं, एक बड़ा स्तूप है, 2 मीडियम साइज़ के स्तूप हैं। और सांची को बौद्ध नगरी बोला जाता है, बौद्धों का ये एक बौद्ध नगरी बोला जाता है सांची को। बौद्धों का संकलन होता है यहाँ पे जो अशोक के प्राचीन कालीन जो बौद्ध स्तूप हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं, सांची में आज भी हैं। सांची में कुछ देखने योग्य स्थल हैं जिसमें हो गया आपका लोहांगी गुफा हो गई, गुप्तकालीन मंदिर हो गया, बौद्ध मंदिर हो गए, आपके अशोक स्तंभ हो गए। ये सांची में कुछ देखने योग्य स्थल हैं। कौन कौन से हैं? बौद्ध विहार, बौद्ध विहार के बाद आया आपका कौन सा? अशोक स्तंभ, लोहांगी स्तंभ, ये आपके कुछ स्थान हैं जो कि सांची में देखने योग्य स्थल हैं। और सांची को जो यहाँ पे स्मारक है इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। 3री शताब्दी से 12वीं शती के बीच में सांची के जो स्तूप हैं, जो स्मारक हैं, उनका निर्माण किया गया है। सांची में जो बौद्ध स्तूप हैं वो अशोक ने बनवाए थे। 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। सांची रायसेन ज़िले में है जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। सांची को बौद्ध नगरी बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका काकड़ायबाद था। देखने योग्य स्थल है यहाँ पे बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ और लोहांगी स्तंभ। ठीक है, इस तरह से हमारा सांची हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका आएगा खजुराहो। खजुराहो पढ़ रहे हैं हम, तो खजुराहो भी कहाँ पे है? खजुराहो की बात करते हैं। यहाँ पे आप बताइए कि खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो को यूनेस्को ने हिंदू एवं स्थापत्य कला के जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हिंदू स्थापत्य कला का, वो है आपका खजुराहो। खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। कब किया है? 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया यूनेस्को ने। और सांची को किया 1989 में और खजुराहो को किया 1986 में। ठीक है, और जो आपका खजुराहो है यहाँ पे 85 तरह के मंदिर हैं, यानी 85 मंदिर थे
यह खजुराहो में, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। खजुराहो आपका देखने के हिसाब से, ऐतिहासिक स्थान से, शिल्पकला के इतिहास शिल्पकला के आप स्थान से देखें तो शिल्पकला के हिसाब से बहुत अच्छा आपका स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है खजुराहो आपका। यहाँ पे ये इसमें जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उसका निर्माण, खजुराहो का जो मंदिर है उनका निर्माण कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक चंदेल राजाओं ने। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया, चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया, किन राजाओं ने करवाया। पीएससी हर बार प्री के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था, चंदेल के राजाओं ने। जब हमने वंश पढ़ा था बुंदेलखंड वंश, हमने चंदेल वंश जब पढ़ा था तो चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने 831 ईस्वी में। तब हमने खजुराहो भी पढ़ा था, उसके पूरे मंदिर पढ़ा था कि चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और आपका जो भी मंदिर था विद्याधर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सारे मंदिर हमने, दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सारे मंदिर हमने पढ़े थे। ये किसने, किन राजाओं ने निर्माण करवाया, कब निर्माण करवाया। चंदेल वंश में कौन कौन से राजा हुए, स्टार्टिंग में कौन था, गद्दी में बैठा, अंतिम में कौन था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एमपी हिस्ट्री में हमने कंप्लीट पढ़ा है चंदेल वंश। यहाँ पे तो हम पर्यटन पढ़ रहे हैं, पर्यटन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस एक छोटे छोटे से टॉपिक में। तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। कब से कब तक करवाया, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। खजुराहो के में 85 मंदिर थे, 85 मंदिर थे, जो कि स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण थे। लेकिन अब धीरे धीरे इन मंदिरों की संख्या लुप्त होती जा रही है। अब कुछ यहाँ पे दर्शनीय स्थल जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ, लोहांगी स्तंभ। यहाँ पे हम दर्शनीय स्थल की बात करें, अगर दर्शनीय स्थल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मंदिर है ना खजुराहो में, वो 3 तरीके से बटे हुए हैं। पश्चिम मुखी मंदिर, पूर्व मुखी मंदिर और दक्षिण के मंदिर। तो दक्षिण में आपके 2 मंदिर आते हैं, एक हो गया दूल्हा देव मंदिर, एक चतुर्भुज मंदिर। जो पश्चिम समूह के मंदिर हैं उसमें आता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। जो पूर्वी समूह के मंदिर हैं उसमें आते हैं आपके आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जीनानाथ मंदिर। ये सारे आपके पूर्वी समूह के मंदिर में आते हैं। पश्चिमी समूह के मंदिर में आता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। उसके अलावा आता है आपका 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये सारे मंदिर आपके पश्चिमी समूह में आते हैं। और दक्षिणी समूह में आपके केवल 2 मंदिर आते हैं, दूल्हा देव का मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा खजुराहो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐतिहासिक स्थल की तरफ, जो कि है हमारा सांची हो गया, खजुराहो हो गया। खजुराहो आपका छतरपुर में है। छतरपुर कहाँ पे है, छतरपुर यहाँ पे है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो आता है आपका। छतरपुर यहाँ पे है। और सांची, खजुराहो हो गया। अब हम पढ़ते हैं विदिशा, मांडू और आपका विदिशा, मांडू। उसके बाद पढ़ते हैं भीमबेटका, जिसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे डायग्राम मैंने बनाया ना, तो यहाँ रायसेन लिखा आपने, यहाँ पे सांची लिख दीजिए। और मेन जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि रायसेन जिले में तो पता ही है 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। बौद्ध नगरी बोलते हैं, प्राचीन नाम काकड़ाबाद था। और बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना है, करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं, ऐतिहासिक स्थल की, जो कि है आपका भीमबेटका। कहाँ पे है भीमबेटका आपका? रायसेन जिले में है भीमबेटका आपका। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित प्रागैतिहासिक, पूरा प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका है,
जो कि एक आपका ये मानव इतिहास का बहुमूल्य एवं समृद्ध पुरातात्विक संकुल माना जाता है, जहाँ पे मानव इतिहास के प्राचीन गुफाएं एवं शैल चित्र हैं यहाँ पे भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका आपका रायसेन भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है और इसे यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर की उसमें शामिल किया है, सूची में शामिल किया है। क्या पढ़ रहे हैं हम? भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण उदाहरण, जिसे यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। कहाँ पे ये रायसेन जिले, कहाँ पे है यह भीमबेटका? रायसेन जिले में है, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका में देखने लायक चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे जू रॉक है और प्रागैतिहासिक शैल हैं। जू रॉक है, प्रागैतिहासिक शैल हैं आपके भीमबेटका में। तो भीमबेटका आपका मानव इतिहास का बहुमूल्य एवं समृद्ध पुरातात्विक स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रायसेन में। रायसेन कहाँ पे है? यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं विदिशा की। विदिशा है आपका यहाँ पे, ठीक। तो विदिशा की बात करते हैं हम। जैन एवं बौद्ध धर्म संप्रदायों का संकुल केंद्र विदिशा आपका सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 54 किलोमीटर की दूरी पर सांची विदिशा स्थित है आपका, जो कि जैन एवं बौद्ध धर्म केंद्रों का संकुलन है। जैन एवं बौद्ध धर्म केंद्रों का संकुलन है आपका विदिशा, जो कि सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बेतवा और बेस नदी के बीच में स्थित है आपका विदिशा। बेतवा एवं बेस नदी के बीच में स्थित है आपका विदिशा, जिसे कि प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे विदिशा को? महामलिस्तान। जैन और बौद्ध धर्म संप्रदायों का संकुलन विदिशा आपका प्राचीन में महामलिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसको हम बेस नगर या भेलसा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में महामलिस्तान, बेस नगर भी बोलते थे विदिशा को, और भेलसा के नाम से भी जाना जाता था। तो बेस नगर या भेलसा के नाम से प्रसिद्ध विदिशा आपका सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा और बेस नदी के बीच में स्थित है। यह जैन और बौद्ध धर्म संप्रदायों का संकुलन है आपका विदिशा, जहाँ पे अशोक के द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो स्तंभ हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, कुछ स्तंभ हैं, स्मारक हैं, स्तूप हैं और आपका खाम बाबा है। ये आपके कुछ दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ पे है? रायसेन। विदिशा आपका रायसेन जिले में ही है, जो कि आपका सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हो गए आपके 4 ऐतिहासिक स्थल आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपका कौन कौन सा हो गया? सांची हो गया, भीमबेटका हो गया, खजुराहो हो गया और विदिशा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं मांडू की तरफ। मांडू, भेड़ाघाट, अमरकंटक आदि बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की 4 ऐतिहासिक स्थल हो गए हैं आपके। 5th नंबर की बात करते हैं ओरछा की। आपकी ओरछा
ओरछा की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे है ओरछा आपका, बुंदेलखंड। ओरछा को किसने बसाया था? ओरछा को बसाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। तो बुंदेला वंश जब आप देखेंगे, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है बुंदेला वंश, उसमें मैंने पूरे जितने भी शासक हुए हैं, किसने ओरछा की स्थापना की, किसने राजधानी बनाई, किसने यहाँ पे परकोटे का निर्माण करवाया, किसने किले का निर्माण करवाया, सब कुछ मैंने A to Z बताया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाके चेक करिए। ओरछा राज्य की स्थापना 16वीं सदी में, बुंदेला वंश के शासक 16वीं सदी में, बुंदेला वंश के शासक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। यहाँ पे बुंदेल राजाओं ने राज्य किया है बुंदेला। तो बुंदेलाओं की कर्मस्थली रहा ओरछा आपका झांसी से 19 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। झांसी से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर जो बुंदेला वंश थे, बुंदेला वंश की कर्मस्थली, राज्य स्थली आपकी ओरछा स्थित है। इसका निर्माण 16वीं सदी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे जो देखने योग्य चीज़ें हैं वो है जहांगीर महल। जहांगीर महल है आपका, राम राजा मंदिर है आपका, चतुर्भुज मंदिर है, हरदौल महल है, सुंदर महल है, हरदौल महल, सुंदर महल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, शहीद स्मारक, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओरछा में आपके दर्शनीय स्थल हैं। हरदौल महल, सुंदर महल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, शहीद स्मारक और लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये हो गया आपका ओरछा। ओरछा कंप्लीट हो गया। ओरछा आपका 16वीं सदी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। तो बुंदेल वंश की कर्मस्थली रहा ओरछा, बेतवा नदी के तट पर झांसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका निर्माण ओरछा का जो को बसाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। दर्शनीय स्थल है हरदौल महल, सुंदर महल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, शहीद स्मारक और लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं मांडू की। कहाँ पे है मांडू? इंदौर में है। इंदौर कहाँ पे है मैप में? यहाँ पे है इंदौर आपका। तो क्या बात करेंगे इंदौर की कि इंदौर से 100 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में बसा आपका मांडू एक रमणीय स्थल है। कहाँ से? इंदौर से 100 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में बसा आपका मांडू एक रमणीय स्थल है, जो कि प्राकृतिक सुषमा से घिरा हुआ है। एवं प्राकृतिक सुषमा से घिरा होने के कारण यहाँ पे अनेक स्थल हैं जो कि देखने योग्य हैं। मांडू को बसाया था होशंग शाह ने। ये क्वेश्चन PSC के प्री में आ चुका है कि मांडू को किसने बसाया था। तो मांडू को बसाया था होशंग शाह ने। यहाँ पे होशंग शाह का मकबरा भी है, और होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था ये आपको बताना है कमेंट में, ये आपको करके बताना है, क्योंकि ये भी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ये मैं प्रीवियस क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ। तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। जब मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी, उसमें दिलावर खां गौरी था जिसने कि स्वतंत्र मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी 1401 में। उसका पुत्र था आपका होशंग शाह, उसके गजनी खां था, दिलावर खां गौरी गजनी खां के नाम से बैठा था। उसके बाद बैठा था होशंग शाह जिसने शासन किया था। होशंग शाह की मृत्यु किसने करवाई थी? और उसी ने मांडू में होशंग शाह का मकबरा
बनवाया था वो आपको कमेंट में बताना, इतनी हिंट मैं दे चुकी हूँ। और होशंग शाह को बसाया आपका होशंग शाह ने बसाया आपके मांडू को, जो कि इंदौर से 100 किलोमीटर दूर एक रमणीय स्थल है। यहाँ पे देखने योग्य जो चीज़ें हैं, यहाँ पे अनेक गुंबज हैं और बहुत सारी, मांडू का परकोटा है, यहाँ पे जहांगीर का दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा है, बहादुर दरवाज़ा है, आपका जहाज महल है, हिंडोला महल है। तो यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं मांडू में? जहांगीर महल, हिंडोला महल, थर्ड हो गया आपका जहांगीर महल, हिंडोला महल। फिर आया आपका मांडू का परकोटा, और कौन से हैं? जहांगीर महल है, हिंडोला महल है, मांडू का परकोटा है। इसके अलावा आपका आएगा दिल्ली दरवाज़ा है, जहांगीर का दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा। ये मत सोचना कि ये ना ऐसे टाइम पास चल रहा है, हो सकता है पूछ ले हिंडोला महल कहाँ पे, तो क्या बताओगे? मांडू में। जहांगीर महल कहाँ पे, क्या बताओगे? मांडू में। मांडू को किसने बसाया था? होशंग शाह ने बसाया था। दिल्ली का दरवाज़ा कहाँ पे है? तो मांडू में। मांडू कहाँ? इंदौर से 100 किलोमीटर दूर। किस पहाड़ी में बसा हुआ? विंध्याचल की पहाड़ी में बसा हुआ है मांडू। ठीक है, तो हो गया आपका कौन सा हो गया? ओरछा हो गया और मांडू हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर के लिए जगह नहीं है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्वालियर की तरफ। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं ग्वालियर की। तो अनेक सदियों तक अनेक राजवंशों की, अनेक राजाओं की आश्रय स्थली रहा ग्वालियर, जहाँ पे जिसने अनेक यहाँ के राजाओं, योद्धाओं, कवियों एवं संगीतकारों ने अपना योगदान देके इस नगर को अपने आधिकारिक संपन्न बनाया है और ज़्यादा संपन्न बनाया है ग्वालियर राज्य को, ग्वालियर प्रदेश, ग्वालियर ज़िले को। तो हम बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर का जो किला है वो मणि रत्न जड़ित किला है। इसे मध्य भारत का पूर्व का जिब्राल्टर भी बोला जाता है, अर्थात इसे जिब्राल्टर का किला भी बोला जाता है। ग्वालियर के किले को, ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था आपका 525 ईस्वी में सूरज सेन ने करवाया था ग्वालियर के किले का निर्माण। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, जैसे कि एक आलमगीर का दरवाज़ा है, एक हाथी दरवाज़ा है, एक भ्रथरी दरवाज़ा है, एक है आपका गुजरी महल दरवाज़ा और एक है आपका आलमगीर का दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा। ये कुछ देखने योग्य स्थल है ग्वालियर में, ये 5 तरह के दरवाजे हैं। इसके अलावा ग्वालियर में बहुत कुछ देखने वाला, बहुत सारे स्मारक हैं, जैसे कि तानसेन का मकबरा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में, और आपका ग्वालियर का किला जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने वाला, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला भी है ग्वालियर का किला आपका, जिसका निर्माण सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे तानसेन का मकबरा, सूफी महल का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा और आपकी जो महाराजा सिंधिया का संग्रहालय भी है। यहाँ पे बहुत सा शिलालेख है, सूर्य मंदिर है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र सूर्य मंदिर भी यहाँ पे ग्वालियर में है आपका। तो ये कुछ स्थल हो गए ग्वालियर में। क्या क्या हो गया ग्वालियर में? 5 तरह के दरवाजे हैं। ग्वालियर का किला हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। ग्वालियर के किले में कितने तरह के दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं। आलमगीर का दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा और आपका भ्रथरी का दरवाज़ा और आपका नेक्स्ट है आपका गुजरी महल दरवाज़ा और हिंडोला दरवाज़ा है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पे जो आकर्षण का केंद्र है वो सबसे महत्व आकर्षण का केंद्र एक तो ग्वालियर का किला है, सूर्य मंदिर है, यहाँ पे तानसेन का मकबरा है, ग्वालियर की रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, मोहम्मद गौस का मकबरा है यहाँ पे। इसके अलावा ग्वालियर में आपका मान मंदिर है और सूरज कुंड है, अनेक प्रकार के शिलालेख है, महाराजा सिंधिया का संग्रहालय भी यहाँ पे है। तो ये हो गया ग्वालियर। नेक्स्ट हम ऐतिहासिक स्थल इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हुए? सांची हुआ, भीमबेटका हुआ, खजुराहो हुआ, ओरछा हुआ, मांडू हुआ और आपका हुआ ग्वालियर।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो आगे की बात करते हैं ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल के बाद बात करते हैं धार्मिक स्थल की, ठीक है। धार्मिक स्थल की अब हम बात करते हैं। धार्मिक स्थल में आपका हो जाएगा ओमकारेश्वर और आपका होगा अमरकंटक, उज्जैन, तो ये आपके धार्मिक स्थल में आएंगे। तो अब हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम स्थल की बात करते हैं। धार्मिक स्थल की, ऐतिहासिक स्थल हम देख चुके हैं, हम बात कर रहे हैं अब धार्मिक स्थलों की। तो धार्मिक स्थल में बहुत सारे स्थल हैं मध्य प्रदेश में, हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे, जिसमें कि पहला आएगा आपका उज्जैन। पता है ना उज्जैन में कितने सारे मंदिर हैं, पूरा उज्जैन को माया नगरी ही बोला जाता है। सांस्कृतिक का पूरा मणिचक्र, भारत की सांस्कृतिक माया का पूरा मणिचक्र माना गया है आपका उज्जैन को। फिर आता है आपका ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा में है। मंधाता नगरी भी बोलते हैं ओमकारेश्वर को। ओमकारेश्वर बताएंगे अभी। ओम की आकृति का एक द्वीप है यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे। थर्ड आता है आपका उज्जैन हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, चित्रकूट। चित्रकूट में भी भगवान राम गए थे वहाँ पे, जब 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था उनको, तो एक वर्ष उन्होंने चित्रकूट में, कुछ वर्ष अपने उन्होंने चित्रकूट में भी बिताए थे। तो चित्रकूट का भी काफ़ी वर्णन मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों में ये आता है चित्रकूट आपका। तो उज्जैन, ओमकारेश्वर, चित्रकूट। तो उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन आपका पड़ेगा यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक माया, मध्य प्रदेश की महानगरी उज्जैनी को सांस्कृतिक काया का मणिचक्र कहा गया है, जो कि क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। उज्जैन जो है आपका जो जिला है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो बात करते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सांस्कृतिक काया का मणिचक्र उज्जैन है, जो कि जिसे कालिदास की नगरी एवं जो विक्रमादित्य था, जो सम्राट विक्रमादित्य थे, उनकी राजधानी थी उज्जैन, और इन्हें उज्जैन को कालिदास की नगरी भी बोला जाता है। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी बोला जाता है। बात करते हैं उज्जैन में देखने दर्शनीय स्थल की। तो आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर आपका उज्जैन में है। साथ ही साथ उज्जैन में आपका सिंहस्थ अर्थात कुंभ का मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, एक बार लगता है। और यहाँ पे हरिसिद्ध दाता का मंदिर है, हरिसिद्ध देवी का मंदिर है, गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे। इस तरह से अनेक मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, कलिया देह का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत, आप एक बार उज्जैन जाइए, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर आपका खंडवा में है, यहाँ पे आएगा आपका ओमकारेश्वर खंडवा में। तो खंडवा में बात करें ओमकारेश्वर आपका जो खंडवा में नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के बीचों बीच ये एक द्वीप है, जो कि ओम के आकार का द्वीप है। तो इसलिए उसको ओम का जो हिंदू आपका पवित्र चिन्ह है ओम, उसके आकार का द्वीप है नर्मदा नदी के बीचों बीच में। तो उस द्वीप का नाम है ओमकारेश्वर, जो द्वीप है उसका नाम है ममलेश्वर द्वीप है, या फिर आप मंधाता द्वीप भी बोल सकते हैं। तो मंधाता द्वीप है, वहाँ पे मंदिर है शंकर भगवान का ओमकारेश्वर, जो कि आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तो मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं। एक आता है आपका महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है,
और एक आता है आपका ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है, मंधाता नगरी खंडवा में है। और ओमकारेश्वर आपका नर्मदा नदी में स्थित है, अर्थात नर्मदा नदी है ये। पूरी नर्मदा नदी आपकी जो भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक पवित्र नदी है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बीच में यह ओम की आकृति में यह द्वीप स्थित है ओमकारेश्वर। और यहीं पे 2 मंदिर हैं आपके, एक ओमकारेश्वर एक ममलेश्वर करके 2 मंदिर हैं, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इस तरह हो गया आपका ओमकारेश्वर कंप्लीट हो गया। और ओमकारेश्वर की यहाँ पे एक और चीज़ जो याद रखने वाली बात है ओमकारेश्वर में, कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। ओमकारेश्वर में ही विश्व का सबसे बड़ा बांध निर्मित हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकूट। तो सतना जिले में चित्रकूट एक नगर या नगर पंचायत के रूप में है। कहाँ पे है सतना जिला? ये यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कौन थी? एक लड़की थी रीवा, जो कि बहुत सीधी सादी थी और वो हमेशा सत्संग करती थी। तो सतना सिंगरौली। अगर आपने मेरी मैप की क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास थी मैप की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको प्लीज़ जाके चेक करिएगा। उससे आपको मैप में जो ज़िले हैं वो याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो सतना ज़िले में आता है आपका चित्रकूट। सतना ज़िले में आता है आपका चित्रकूट, जो कि एक नगर या नगर पंचायत है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों में आपका चित्रकूट आता है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा में चित्रकूट आता है। चित्रकूट ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक जो दृष्टि है वो पूरी आपको चित्रकूट में दिखेगी। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका चित्रकूट। चित्रकूट में जो देखने योग्य जो दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे हनुमान धारा है, यहाँ पे सती अनुसुईया है, यहाँ पे गुप्त गोदावरी है, यहाँ पे भरत मिलाप मंदिर है, यहाँ पे जानकी कुंड है, यहाँ पे जो राम घाट है जहाँ पे राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया था, यहाँ पे भरत मिलाप मंदिर है, यहाँ पे कांच मंदिर है, यहाँ पे हनुमान धारा है जहाँ के पत्थरों से पानी गिरता रहता है, और सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, जो कि जानकी कुंड, भरत कुंड, बहुत कुछ है यहाँ पे आपका देखने के लिए। चित्रकूट में दर्शनीय स्थल है जो कि पूरा का पूरा आपका धार्मिक, पूरा मंदिरों से भरा हुआ है आपका चित्रकूट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंदौर में। इंदौर जहाँ आपका क्षेत्र है, इंदौर में एक है आपका बामन गजा, जो कि इंदौर से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर से 128 किलोमीटर की दूरी पर है बामन गजा। जो बामन गजा है आपका वो आपका बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर, और यह जैनों का एक तीर्थ स्थल है। बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर और इंदौर से 128 किलोमीटर दूर है आपका बामन गजा, जो कि जैनों का एक तीर्थ स्थल है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम मुक्तागिरी की। मुक्तागिरी आपका बैतूल में है। बैतूल में है आपका मुक्तागिरी। मुक्तागिरी आपका बैतूल में है, और ये भी एक जैन मतावलंबी होते हैं उनका तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे जलप्रपात हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और जैन समुदाय के मुक्तागिरी में बामन मंदिर हैं। मुक्तागिरी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन में भी आया भी है कि मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे है। तो मुक्तागिरी तीर्थ स्थल आपका बैतूल में है, और यहाँ पे ही किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से, जैन संप्रदाय से रिलेटेड है। जैन संप्रदाय के यहाँ पे बामन मंदिर हैं, ठीक है। फिर एक आपका हो गया पशुपतिनाथ, जो कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील की पहाड़ी पर स्थित है। आपका पशुपतिनाथ का मंदिर राजगढ़ जिला है आपका, तो राजगढ़ जिले के ब्यावरा जो तहसील है वहाँ पे स्थित है आपका
पशुपतिनाथ मंदिर। इस तरह से तो बहुत सारे मंदिर हैं, मंदसौर में भी है आपका पशुपतिनाथ मंदिर, इस तरह से बहुत सारे। लेकिन जो मेन जो जहाँ पे पूरा जो धार्मिक और सांस्कृतिक का केंद्र कहा जाता है, जैसे कि उज्जैन, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, जहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है आपका ओंकारेश्वर में, मुक्तागिरी, बैतूल में, जो कि जैन संप्रदाय का पूरा संकलन है। यहाँ पे जैन संप्रदाय के बामन मंदिर हैं आपके, इंदौर का बामन गजा हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो कि धार्मिक स्थल में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दर्शनीय स्थल की, इसको रिमूव करके बात करते हैं दर्शनीय स्थल की। नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं दर्शनीय स्थल की, जो देखने लायक स्थल हैं आपके, ऐतिहासिक स्थल हो गए, धार्मिक स्थल हो गए। अब बात कर रहे हैं दर्शनीय स्थल की। दर्शनीय स्थल में आता है आपका पचमढ़ी। सबको पता है पचमढ़ी कितनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी बोला जाता है पचमढ़ी को। सेकेंड नंबर पे आता है आपका भोपाल। भोपाल भी एक बहुत सुंदर रमणीय जगह है देखने के हिसाब से। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका भेड़ा घाट, जहाँ जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ा घाट आपका नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानें हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर भेड़ा घाट है, जलप्रपात है यहाँ पे। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल हैं बहुत सारे। अमरकंटक के बाद आता है महेश्वर आपका। महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है आपका महेश्वर। तो ये कुछ दर्शनीय स्थल हैं। बात करते हैं पचमढ़ी की। तो सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित मनोरम पठार एवं पचमढ़ी का सौंदर्य एकदम अनूठा है। जब मध्य प्रदेश के मैदानी भागों में लू का चपेटा रहता है, लोग लू के चपेटों से व्यथित रहते हैं, तब लू के थपेड़ों से व्याकुल रहते हैं, तब पचमढ़ी में शीतल समीर के झोंकों का जो स्पर्श है वो आनंदमयी होता है एवं सुखद होता है पचमढ़ी में। तो पचमढ़ी का अर्थ है 5 कुटिया। दंत कथा के अनुसार पांडवों ने पांडवों को मिला था, वनवास मिला था पांडवों को, तो पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष पचमढ़ी में व्यतीत किया था। पचमढ़ी में देखने लायक जो चीज़ें, पचमढ़ी का मतलब होता है 5 कुटिया। पचमढ़ी में जो देखने लायक चीज़ें हैं वो है आपका डचेस फॉल। जो दर्शनीय स्थल हैं वो है डचेस फॉल, जटाशंकर, सनसेट है जिसे सूर्य अस्तांचल भी बोलते हैं, सनसेट पॉइंट है वहाँ पे। सूर्य अस्तांचल भी बोलते हैं। अप्सरा महल है वहाँ पे। धुआंधार है, रजत प्रपात है, आयरीन सरोवर है, चौरागढ़ है, प्रियदर्शनी है, आयरीन सरोवर है, चौरागढ़ है। ये क्वेश्चन में भी हो सकता है, वैसे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, पर कभी कभी पूछ सकता है कि डचेस फॉल कहाँ पे है। पीएससी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। डचेस फॉल कहाँ पे है, तो पचमढ़ी में। जटाशंकर पचमढ़ी में। सूर्य सनसेट पॉइंट यानी सूर्य अस्तांचल कहाँ पे है, पचमढ़ी में। रजत प्रपात पचमढ़ी में। चौरागढ़ पचमढ़ी में। आयरीन सरोवर पचमढ़ी में। और इसके साथ साथ आपका प्रियदर्शनी, पांडव की गुफाएं, बिहार। पांडव की गुफाएं कहाँ पे हैं, पचमढ़ी में। ये क्वेश्चन में भी आया है कि पांडव की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो पांडव की गुफाएं हैं आपकी पचमढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल को 11वीं सदी में भोजपाल के नाम से प्रसिद्ध, जिसे राजा भोज ने बसाया था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पार्क, ये पुराना शहर है, सुंदर पार्क, हरे भरे वृक्ष यहाँ पे गहरी राहत देते हैं आपको। ये जो आपका भोपाल है ये 5 पहाड़ियों में बसा हुआ है, यानी 5 पहाड़ियों के बीच में बसा है आपका भोपाल।
और जो पहली बेगम थी हमारी, क्या नाम था उनका? कुदसिया बेगम। उन्होंने भोपाल में ही शासन किया था। भोपाल की पहली बेगम थी आपकी कुदसिया बेगम, जिन्होंने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? उन्होंने वहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहाँ पे जो ताजुल मस्जिद है उसका निर्माण कराया था। भोपाल की ही एक बेगम थी शाहजहाँ बेगम, उन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो भोपाल में जो देखने लायक योग्य चीज़ें हैं वो है वन विहार। वन विहार आपका जो वन विहार हो गया। वन विहार के बाद आ गया, वन विहार आपका राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार के जो कि 4.39 किलोमीटर समथिंग कुछ है। फिर वन विहार के बाद आ गया आपका ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बाद आ गया यहाँ पे आपका गांधी भवन है। यहाँ पे इंदिरा मानव संग्रहालय है। यहाँ पे जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं उनको संग्रहित किया गया, उससे अलग अलग अच्छी चीज़ें बना के उनको संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पे गांधी भवन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ये सब चीज़ें भोपाल में देखने लायक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भेड़ाघाट की। तो भेड़ाघाट की बात करें तो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर यह भेड़ाघाट स्थित है। और भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों पर तेज प्रवाह से गिरता नर्मदा का जल जो होता है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। भेड़ाघाट सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है आपका भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें, वहाँ सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों से होता हुआ नर्मदा का जल बहुत आकर्षित होता है और बहुत तेज़ी से गिरता है। तो लोग भेड़ाघाट में जब बारिश का मौसम होता है तब लोग भेड़ाघाट में देखने जाते हैं। वहाँ का जो झरना होता है वो इतना तेज़ उसका फ्लो होता है नर्मदा का पानी का, और जो चट्टानों से टकराता हुआ पानी आता है वो बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है देखने लायक। फिर बात करते हैं अमरकंटक की। तो नर्मदा भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक पवित्र नदी नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि एक रमणीय स्थल है। और अमरकंटक नर्मदा सोन के उद्गम, यहाँ पे अमरकंटक में सोन नदी का भी उद्गम होता है, नर्मदा का भी उद्गम होता है। तो नर्मदा और सोन नदी के उद्गम के साथ साथ ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है आपका अमरकंटक स्थल। यहाँ पे जो अमरकंटक में मंदिर हैं उनकी संख्या 24 है। इसके अलावा यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात, माई की बगिया, कबीर चौरा, पुष्कर बांध आदि देखने योग्य स्थल हैं। क्या क्या है यहाँ पे? है माई की बगिया, कबीर चौरा, और आपका पुष्कर बांध, पुष्कर बांध। नेक्स्ट है आपका कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। और जो अमरकंटक है आपका वो सोन और नर्मदा दोनों नदियों का उद्गम है। नेक्स्ट बात करते हैं महेश्वर की। तो महेश्वर की बात करें तो अर्जुन की प्राचीन राजधानी, जो महाभारत में अर्जुन हुए हैं तो अर्जुन की प्राचीन राजधानी थी महेश्वर। तो अर्जुन की प्राचीन राजधानी महेश्वर है, जिसका उल्लेख रामायण महाभारत में भी हमको मिलता है। यहाँ पे देखने योग्य जो आपका स्थल है वो है आपके राजेश्वरी मंदिर, राजवाड़ा घाट है आपका, अहिल्या संग्रहालय है महेश्वर में, अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई का संग्रहालय है, और राजवाड़ा घाट है, राजेश्वरी मंदिर है, जहाँ पे चचाई जलप्रपात भी है और कपिलधारा जलप्रपात भी है आपका। कपिलधारा जलप्रपात आपका महेश्वर में है, चचाई जलप्रपात तो आपका रीवा में है। ठीक है,
तो इस तरह से ये कुछ स्थल थे जो कि दर्शनीय स्थल कंप्लीट होते हैं। एक उदयपुर भी है, यहाँ पे उदयपुर में बात करेंगे। तो जब आप विदिशा से होते हुए जाते हैं तो विदिशा से गंज बसौदा होते हुए आप उदयपुर पहुँचते हैं, और उदयपुर में आपके भोपाल से यह 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे शाही मस्जिद मंदिर है, कंठेश्वर मंदिर है, और साथ ही साथ आपका पिसनहारी मंदिर भी है उदयपुर में, जो कि भोपाल से 90 किलोमीटर दूर विदिशा से गंज बसौदा होते हुए आप उदयपुर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दर्शनीय स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के, अभी जो चार्ट बनाया था हमने, तो चार्ट में तो सिर्फ स्थल हुए हैं। अभी हम बात करेंगे किले की, समाधि, मकबरे की, और इसके अलावा और क्या बात करेंगे, किले, महल की बात करेंगे। तो इस तरह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।